Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube classes of Sarchi Academy of Physics. So फिजिक्स में हमारी जो टेट की सीरीज चल रही है उसमें हम ऑलरेडी अपने 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, द यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, आपसे पूछा गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इसके क्या यूनिट्स हैं। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल वेक्टर के साथ, और ये आपके पास किसके बराबर है, आर क्रॉस पी के साथ। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम नॉन एज, मोमेंटम का मूवमेंट क्या कहलाता है। सो अगर आप ये फॉर्मूला देखें विच इज एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, आर आपके पास क्या है, डिस्टेंस, मतलब एक तरीके का मूवमेंट, एंड पी क्या है आपका, मोमेंटम। सो दिस इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। सो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो अदर वर्ड्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूवमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो ध्यान रखना मूवमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को ही बोला जाता है। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता था, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम के क्या यूनिट है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम इसके यूनिट्स, डायमेंशंस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आर आपके पास क्या है, मूवमेंट, मतलब एक तरीके का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। सो दिस इज इन मीटर्स। मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। नाउ मास इज व्हाट, किलोग्राम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। सो जब हम इसे लिखेंगे कलेक्टिवली तो ये आपके पास क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है इसके जो यूनिट है आपके पास दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा चीजें जो आपको मैंने बताई कि एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, आर क्रॉस पी, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट्स हमने देखे। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम डायमेंशंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दिस इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज सिमिलर टू द रिलेशन बिटवीन, आपसे पूछा गया है जो आपके पास रिलेशन है किसके बीच में बोला गया है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, ये किसके साथ सिमिलर है। देखो इस क्वेश्चन को अलग अलग वे से कोई और 2 क्वांटिटीज आपको रोटेशनल मोशन में दे दी और बोला गया उसके साथ बताइए ये किस तरीके से सिमिलर है। तो देखो आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर हम बात करते हैं हमारी वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की। सो जो लीनियर वेलोसिटी है आपके पास, ये आपके पास किसके बराबर आती है, इन लीनियर मोशन नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, जबकि इन एंगुलर मोशन हम क्या बोलते हैं इसे, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा। ठीक है, लीनियर मोशन में आपके पास होता है एक्सलरेशन, जबकि रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर एक्सलरेशन। लीनियर मोशन में आपके पास है फोर्स, जबकि रोटेशनल मोशन में उसका एनालॉग होता है टॉर्क। ठीक है, लीनियर मोशन में आपके पास है लीनियर मोमेंटम, जबकि एंगुलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में इसी का एनालॉग है आपके पास एल विच इज व्हाट, आपके पास एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा अगर हम देखें सो ये जो कुछ एक टर्म्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क होता है, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग क्या है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पे आपको बोला गया है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम किसके साथ सिमिलर होंगे। सो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम किसके साथ सिमिलर होंगे, फोर्स और मोमेंटम के साथ। क्या रिलेशन है लीनियर मोशन में फोर्स और मोमेंटम का, सो वी नो दैट F इज इक्वल्स टू dp बाय dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। वेयर एज लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन में अगर हम टॉ और एल का रिलेशन देखें, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, तो F को रिप्लेस करेंगे विद द टाउ एंड दिस इज इक्वल्स टू dl बाय dt। ये आपके पास क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ सेकेंड्स लॉ। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ सेकेंड लॉ, तो आपको ध्यान रखना है टाउ इज इक्वल्स टू dl बाय dt। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको पता है कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कौन कौन सी चीजें किसके विद रिस्पेक्ट में यूज की जा रही हैं, तो आराम से आप हर एक रिलेशन रोटेशनल मोशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है आपके पास कि यहां पे अगर हम देखें तो आपके पास
टाउ किसके बराबर है, dl/dt के बराबर, क्योंकि लीनियर मोशन में फोर्स किसके बराबर होती है, dp/dt के बराबर। सो यहाँ पे जो रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, ये किसके साथ सिमिलर देखने को मिलेगा, सो दिस इज सिमिलर टू द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास एक्यूरेट ऑप्शन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कम्स इनटू प्ले। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपके पास ये कब आता है, लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, इन मोशन अलोंग द कर्व्ड पाथ, या फिर नन ऑफ दीज। सो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का है ये आपको कब देखने को मिलता है, रोटेशनल मोशन के दौरान। देखो लीनियर मोशन में हम बात करते हैं मास की, मास जो है ऑब्जेक्ट का ये बेसिकली आपके पास होता है लीनियर मोशन में, जबकि रोटेशनल मोशन में बॉडी को हम मास के साथ कंसीडर करके उसकी हर एक क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मास जो है रोटेशनल मोशन में ये आपके पास किसके साथ चेंज किया जाता है, विद द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या होता है, इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज mr², क्योंकि अकेला मास की हेल्प की वजह से हम बॉडी का मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्ट्रिंग है, इसके साथ आपने किसी ऑब्जेक्ट को टाई किया है जिसका मास है आपके पास m। सेम स्ट्रिंग है, इसके साथ आपने एक और ऑब्जेक्ट को टाई किया, सेम मास का ऑब्जेक्ट है बट अभी आपने यहां पे टाई किया, ये है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से हम इसे घुमाने लगे। ये डिस्टेंस है मान लेते हैं आपके पास r, ये डिस्टेंस है आपके पास r1। जब मैंने इसे रोटेट करवाया, सो लेट से मैंने इसे यहां तक रोटेट करवाया, सिमिलरली मैंने भी इसे यहां तक ही रोटेट करवाया। सो देखो मास दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपके पास सेम था, इसका भी m था, ये भी 2 किलो का था, ये भी 2 किलो का है मान लेते हैं, है ना। बट जब इसे रोटेट करवाया गया सो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये ज्यादा है बजाय इसके डिस्टेंस से, तो अकेला मास को कंसीडर करके रोटेशनल मोशन में हम बॉडी का मोशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें मास के साथ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी लेना पड़ता है। इसलिए हम यहां पे मास को रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। ठीक है, वेयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या है, mr²। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस। और फिर आप यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इसी फॉर्मूला को यूज करके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं एंड डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन जो था आपके पास, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कम्स इनटू प्ले, कब आता है, रोटेशनल मोशन में। सो ये आपके पास रोटेशनल मोशन के दौरान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। आपके पास कोई डिस्क है, ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। इफ अ चाइल्ड सिट ऑन इट, अगर कोई बच्चा जो है इसके ऊपर बिठा दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, इनमें से कौन सी चीज जो है कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो देखिए जब भी आपके पास रोटेशन का केस आता है, यहाँ पे क्योंकि आपकी डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। सो उस केस में आपके पास कौन सी चीज कंजर्व रहती है, एज वी नो अगर हम देखें सो लीनियर मोशन अगर आपके पास होता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है जब आप किसकी बात करते हैं, लीनियर मोशन की। बट यहाँ पे बात हो रही है आपकी रोटेशन की। सो ड्यूरिंग रोटेशन आपके पास जो चीज कंजर्व रहती है दैट इज एंगुलर मोमेंटम एंड वी नो दैट L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। ये जो मैं छोटे छोटे रिलेशंस आपको साथ में करवा रही हूँ ना टॉपिक के साथ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस सीरीज को भी अच्छे से कवर कर जाते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस आपका कवर होता है। सो प्लीज इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। सो एज वी नो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, अगर आपका ओमेगा जो है स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, सो उसकी कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व रहेगी, एंगुलर मोमेंटम। इसी का अगर मैं लीनियर टर्म में रिलेशन लिखूं, सो एंगुलर मोमेंटम मेरे पास किसके बराबर होता है, P, लीनियर मोमेंटम के बराबर। I इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉग मास होता है। ओमेगा मेरे पास क्या है, एंगुलर स्पीड। लीनियर मोशन में ये क्या होती है,
वेलोसिटी। सो देखो अगर आपको ये रिलेशन भी पता होता है ना, P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो आप इसी रिलेशन से इस रिलेशन तक भी आराम से पहुंच जाते, विच इज L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। तो ये रिलेशन भी आप आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये आपके पास जब भी कोई चीज रोटेट करती है, ध्यान रखना आपका कौन सी चीज कंजर्व रहती है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। नेक्स्ट वी हैव A particle is moving around a circular path with uniform angular speed. आपके पास कोई पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r। रेडियस आपको कितना दे रखा है सर्कुलर पाथ का, r दे रखा है। वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें बॉडी की एक्सलरेशन कैलकुलेट करनी है। अब जब आपके पास कोई पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो हम फोर्स कंसीडर करते हैं आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है ये किसके बराबर होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। प्रीवियस सीरीज में हमने इसे अच्छे से समझा था, mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर है। जनरल फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सलरेशन। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मास छोड़ के ये मेरा क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, एक्सलरेशन। सो एक्सलरेशन कितनी आई, v² डिवाइडेड बाय r। यहां पे देखो एक्सलरेशन ओमेगा की टर्म में सब्स्टिट्यूट की गई है। नाउ द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ये रिलेशन याद रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो जब आप v की जगह ओमेगा r सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसका, डिवाइडेड बाय r से r गेटिंग कैंसल, दिस विल कम आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सलरेशन आई ये किसके बराबर आई, ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही है, विच इज r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आया, r ओमेगा स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपके पास सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट। सेंटर ऑफ मास कैसा पॉइंट होता है आपके पास, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली ऐसा पॉइंट है जहां पे द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। मतलब पूरी बॉडी का जो भार है ये एक केंद्र बिंदु होता है जहां पे कंसेंट्रेट करता है। लाइक आई एम हैविंग दिस अगेन पेन, इसे अगर मैं किसी पोजीशन पे रखूंगी तो ये किसी पोजीशन पे सी, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये बैलेंस हो गया है। सो ये जो पोजीशन है जहां पे इसका सारा मास जो है ये कंसंट्रेटेड है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। अब अगर मैं इसी पेन को इस पर्टिकुलर पोजीशन से उठा के मान लो मैं यहां पे करती हूं तो ये बैलेंस नहीं होगा, इट विल फॉल डाउन। सो दैट इज नॉट अ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। सो सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपको कहां पे देखने को मिलता है, जहां पे होल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, जहां पे पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसेंट्रेट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास यहां पे सही होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास इफ लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताइए जो एंगुलर वेलोसिटी है ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है। नाउ अगर हमें रिलेशन पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अभी हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है आपकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब v कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय r। इफ दिस पर्टिकुलर टर्म इज कांस्टेंट तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आपसे यही पूछा गया है, तो बताइए एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, 1 बाय r स्क्वायर, 1 बाय r क्यूब, या फिर 1 बाय r की रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। अभी आपने देखा कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या फिर ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील चेंजेस फ्रॉम 2L टू 5L। जो आपका एंगुलर मोमेंटम है किसी पहिए का ये चेंज कर रहा है 2L से 5L में, कितने समय में, 3 सेकेंड्स में। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। देखो अगर तो आपको सिंपल रिलेशन याद है
टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तब तो बहुत सही। तो आप सीधा कर सकते थे, इट इज dl by dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप कैलकुलेट कर लेंगे। इन केस अगर आपको रिलेशन याद नहीं है तो अगेन आप वही कंसेप्ट यूज करेंगे। आपको पता है टॉर्क लीनियर मोशन में किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोशन में किसके बराबर है, लीनियर मोमेंटम के बराबर। सो एंगुलर मोमेंटम आपका लीनियर मोमेंटम के बराबर है, मतलब P। सो फोर्स और P में क्या रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड्स लॉ वी नो दैट जो रिलेशन है इसके बीच में दैट इज F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। अब इसी रिलेशन को मैं रोटेशनल एनालॉग में इस तरीके से लिखूंगी, क्योंकि फोर्स का रोटेशनल एनालॉग होता है टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, tau is equals to dl by dt। नाउ चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, चेंज हो रहा है 2l से 5l में, मतलब चेंज कैलकुलेट करेंगे 5l माइनस 2l डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है आपके पास 3 सेकेंड। सो 5l माइनस 2l क्या आएगा आपके पास 3l बाई 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी l। तो ये आपके पास कितना आएगा l के बराबर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज l। तो ये किसके बराबर है, l के बराबर है, राइट। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपके पास I, फॉर्मूला क्या है इसका mr²। सो ये आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आपसे पूछा गया है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, या फिर इन सभी पे डिपेंड करेगा। सो देखो रिलेशन से ही हमें देखने को मिल रहा है आई जो है ये मास पे डिपेंड करता है ना। तो फर्स्ट तो होगा मास ऑफ द बॉडी पे ये डिपेंड करेगा। सेकेंड इज r²। r क्या है आपके पास, डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी। सो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगला देखें तो शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट मींस ये साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो अब ऑल गिवन ऑप्शंस आर एक्यूरेट, इट मींस ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज आपके पास सही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ कपल को और किस नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी आपने देखा, दिस इज नॉन एज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, इसे हम मूवमेंट ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, रीजन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, r क्रॉस p के बराबर है। सो एज वी नो यहाँ पे r वर्ड आया, मतलब मूवमेंट किस चीज की, मोमेंटम की मूवमेंट। तो ये किसके बराबर आया आपके पास, l के बराबर, हेंस एंगुलर मोमेंटम तो आपका मूवमेंट ऑफ मोमेंटम के बराबर है, तो ये ऑप्शन तो आपकी हो नहीं सकती। सेकेंड वी हैव फोर्स। नाउ फोर्स इज इटसेल्फ इन अ लीनियर मोशन। तो अगर ये लीनियर में आपके पास आता है, लीनियर मोशन के दौरान अगर ये आपके पास आता है, तो मूवमेंट यानी रोटेशन के साथ इसका अभी तक कोई संबंध नहीं है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड वी हैव टॉर्क। सी टॉर्क को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज नॉन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स की मूवमेंट, क्योंकि टॉर्क को हम एक्सप्रेस करते हैं टॉ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। r क्रॉस f, आर क्या है, मूवमेंट। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, इट मींस आपने उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई की। ठीक है, तो टॉर्क को एक तो हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से, सेकेंडली इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, देखो अब आपके पास कपल होता क्या है, जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक एक रॉड कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर अगर आप दो फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लो मैंने यहां पे भी F फोर्स लगाई, यहां पे भी F फोर्स लगाई, इक्वल फोर्सेस हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा। अब ये जो आपके पास रोटेशन है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन इट, दैट इज नॉन एज कपल। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कपल। और अगर आप जनरली देखें तो फोर्स अप्लाई करने के ऊपर बॉडी में मूवमेंट आई, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स ही क्या कहलाया, ये कपल, और कपल ही फिर क्या कहलाता है आपका टॉर्क। तो मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है। ध्यान रखना, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है एंड मूवमेंट ऑफ कपल भी बोला जाता है। कपल आपके पास क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर कपल एक्ट कर रहा है। इस केस में बॉडी जो है ये आपकी
रोटेट करती है। इट मीन्स अगर ये रोटेट कर रही है सो इट इज नॉट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। कपल के दौरान आपकी बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। ये आपकी किस इक्विलिब्रियम में होगी? सो इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ड्यूरिंग द कपल बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बोथ या नन ऑफ दीज। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो इसका आंसर जो है वो आपके पास दैट इज सी, मूवमेंट ऑफ कपल इज नोन एज टॉर्क। नेक्स्ट वी हैव the ratio of rotational kinetic energy to the rolling kinetic energy of a solid sphere is. Now see rotational kinetic energy क्या होती है? अगर हम बात करें अपनी लीनियर काइनेटिक एनर्जी की तो वो आपके पास किसके बराबर होगी? हाफ mv²। दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पे हमें लीनियर के साथ क्वेश्चन नहीं दे रखा, यहां पे हमें बोला गया है रोटेशनल और रोलिंग के साथ। नाउ व्हाई आई हैव रिटन दिस, ताकि मैं अगेन आपको बता सकूं कि जैसे हम कंपैरिजन करके इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं, यहां से भी हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। रोटेशनल में अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ मास को हम क्या लिखेंगे रोटेशनल मोशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी इज रिटन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा²। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आई? हाफ आई ओमेगा² के बराबर। नाउ नेक्स्ट वी हैव रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? सो देखो ड्यूरिंग रोलिंग बॉडी जो होती है वो लीनियर मोशन में भी होती है और रोटेट भी करती हुई चलती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं व्हील ऑफ द बस। बस चलती है, उसका जो पहिया है आप देखते हैं वो गोल गोल भी घूम रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। इट मीन्स वो आपके पास साथ में ट्रांसलेशनल मोशन में भी है। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज आई नो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv² एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा²। सो ये मेरे पास आई रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूं। कैसे? हाफ mv² कॉमन ले लेते हैं। आई नो ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूं? v/r। अगर मैं इसे v/r करके लिखती हूं तो ये इक्वेशन मेरे पास इस तरह से भी लिखी जा सकती है, ठीक है। सो ये मेरे पास है रोटेशनल काइनेटिक रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। सो ये काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। तीनों इक्वेशन ध्यान रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में आपको बोला गया है रेशो कैलकुलेट करनी है आपको किसकी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के साथ। किसके केस में? सॉलिड स्फीयर के केस में। सी, अब मैं सीधा सीधा इनकी रेशो तो कैलकुलेट कर दूं, पर यहां पे आपके पास एक टर्म है आई। आई क्या है आपके पास? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यू शुड रिमेंबर द वेरियस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट बॉडीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कितना होता है, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर कितना होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रोड के केस में कितना होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, सो आपको गिवन होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रोड पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस कितना होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। सो यहां से एक और कंसेप्ट आपका निकल कर आया, यू शुड रीड द वैल्यू ऑफ द वेरियस मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ डिफरेंट बॉडीज। यहां पे अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पे सॉलिड स्फीयर का केस है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास होता है 2/5 mr² about its diameter. This is the value of moment of inertia of a solid sphere about its diameter, जो कि है I is equals to 2/5 mr²। अब हम क्या करेंगे? इनकी रेशो निकालेंगे, I की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड विल गेट आवर रिजल्ट। तो चलिए इसे निकालते हैं। देखो अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या क्या वैल्यू, मैं सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। रेशो निकालनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टू द काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ आई ओमेगा²। आई की जगह आई कैन राइट 2/5 mr² इंटू ओमेगा² डिवाइडेड बाय रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कॉमन था इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय mr²। आई कितना आएगा? 2/5 mr² डिवाइडेड बाय mr²।
दिस गेटिंग कैंसल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा mr² ω² डिवाइडेड बाय 1/2, अच्छा ये 1/5 भी है आपके पास, 1/2 mv² इंटू, इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 7/5, ये आपका इसके बराबर आएगा 7/5 के बराबर। m से m गेटिंग कैंसल, v को आई कैन राइट व्हाट, दिस इज 1/5 इंटू r² ω² डिवाइडेड बाय v², v को मैं लिख सकती हूँ r ω, v इज इक्वल्स टू r ω के बराबर है, तो ये क्या बनेगा r² ω² इंटू 7/2 इंटू 5 10, तो ये गेटिंग कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आपके पास ऊपर गया, सो दिस इज 2/7। सी कैलकुलेशंस हैं, होप आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट, आपको समझ आया हो होपफुली, अगर नहीं आया है सो डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ अगेन, ताकि आपके पास चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नथिंग आई हैव डन, सिंपली मैंने इक्वेशन में आई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है। सॉलिड्स अफेयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास 2/5 mr² होता है, तो उसकी वैल्यू को रखा, कैंसल आउट किया वट एवर विल बी द इक्वेशन, और यहाँ पे v को r ω सब्सटीट्यूट किया है क्योंकि v r ω के बराबर होता है। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व किया आपके पास ऑप्शन सी जो है ये आपके पास सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव L² डिवाइडेड बाय 2I रिप्रेजेंट, ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टॉर्क ऑन द पार्टिकल, पावर। अगेन नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे सिंपल कीजिए, लीनियर मोशन में लिखिए। लीनियर मोशन में जब आप इसे लिखेंगे तो L को आप क्या लिख सकते हैं, L होता है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोशन में क्या होगा p², 2 ही रहेगा, मैथमेटिकल टर्म्स तो चेंज होंगी नहीं, मैथमेटिकल जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। I आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोशन में आप इसे मास लिख सकते हैं। सो ये कुछ जाना पहचाना सा रिलेशन है, राइट। आपने अगर आप सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो हमने ये 2 सीरीज में ऑलरेडी कवर किया है कि दिस इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सो ये किसके बराबर होता है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो L² बाय 2I, ये तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ क्योंकि ये तो लीनियर था ना। यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, दिस इज इक्वल्स टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास अ कपल प्रोड्यूसेस। सी, अब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कपल होता क्या है, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन अगेन कि कपल क्या है। आपके पास कपल क्या चीज प्रोड्यूस करता है आपको ये बताना है। प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, क्या इसमें आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है, मतलब जो आप फोर्स लगा रहे थे उससे ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रांसलेटरी मूव कर रहा था। सेकेंडली प्योरली रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मतलब रोटेट करता है। बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दोनों होते हैं, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। या फिर नो मोशन, कोई मोशन आपको देखने को नहीं मिलता है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन, जब आपके पास कपल अप्लाई होता है तो सेम बॉडी के ऊपर ऑपोजिट एंड्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप लगा के देख सकते हैं, इसे नीचे को खींचना, इसे ऊपर को खींचना, बॉडी ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी, रोटेट करेगी। सो इट इज हैविंग अ प्योरली रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन होता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, रोटेशनल मोशन में मास को किसके साथ चेंज किया जाता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। कुछ क्वेश्चन देखो बहुत इजी हैं, बट वो क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे अगर आपने एटलीस्ट वंस यू हैव गॉन थ्रू द कंसेप्ट, एक बार अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो वो काफी इजी लगते हैं आपको क्वेश्चन, और आपको टेट में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाँ, आपके कंसेप्ट पे अगर थोड़ी पकड़ है तो आप इसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। इवन अगर आप इस सीरीज को भी अच्छे से फॉलो करते हैं तब भी आपके कई कंसेप्ट जो है वो साथ के साथ क्लियर होंगे और आप इजीली अपना जो टेट है वो साथ में क्रैक कर सकते हैं। सो प्लीज इसे थोड़ा अच्छे से देखना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस इज डबल, अगर जो डिस्टेंस है 2 मासेस के बीच का, ये 2 मासेस लिए हमने m1 एंड m2, पहले मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस है आपका r। सेकेंड टाइम पे हमने क्या किया, r को हमने डबल कर दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2r कर देंगे। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडीज के बीच में एक्ट करती हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है, और कितना मैग्नीट्यूड है इसका, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r² के बराबर।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। सो एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश आपके पास कितना आ जाएगा, जी क्योंकि कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट्स आप डिराइव कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। मासेस पे कोई चेंज नहीं बताया है, m1 m2 ही है। डिस्टेंस को बोला गया है, आपने डबल किया है, सो यू हैव टू डू 2r का स्क्वायर। तो आप अगर देखें तो आपके पास एफ डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। ये आपके पास ओरिजिनल फोर्स है जो एक्ट कर रही थी F। सो एफ डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 टाइम्स F। तो ये आपके पास रिलेशन निकल कर आया। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, क्या ये डबल होगी, क्या ये 4 गुना हो जाएगी, क्या ये आधी रह जाएगी, या फिर ये रेड्यूस हो जाएगी टू अ क्वार्टर। ठीक है, टू अ क्वार्टर का मतलब 4 टाइम्स कम हो जाएगी। सो दिस इज डेफिनेटली 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ठीक है, डी जो है ये आपके पास सही आंसर है। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If VE and V naught represents the escape velocity and orbital velocity of a satellite, VE escape velocity है, V naught orbital velocity है किसकी, सैटेलाइट की, corresponding to a circular orbit of radius r, then हमें बेसिकली इसमें रिलेशन पूछा गया है कि what is the relation between VE and V naught। Now see, अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास वो वेलोसिटी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसी वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं कि वो आपका ऑर्बिट क्रॉस कर जाए एंड इट विल नेवर रिटर्न बैक टू द अर्थ। अगर वो ऑर्बिट क्रॉस करके बाहर निकल जाता है एंड विल नेवर रिटर्न टू द अर्थ, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। नाम से ही देखो, एस्केप कर कर निकल जाना, मतलब बच के निकल गया है वो ऑर्बिट से। नाउ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल नेवर रिटर्न बैक टू द अर्थ। वेयर एज ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होगी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ताकि वो आपके ऑर्बिट में क्या करे, रोटेट करे, ऑर्बिट में रहे। सो दैट वेलोसिटी इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। टू मेंटेन द ऑब्जेक्ट इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में रखने के लिए जिस वेलोसिटी के साथ भेजेंगे वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट गायब भी हो जाएगा, मतलब धरती के ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। इट मींस एस्केप वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। इसलिए जो आपकी एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे देखने को मिलती है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीज ध्यान देना, ये मैंने जो लिखी है ये किलोमीटर में है। हो सकता है आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बने, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज मीटर पर सेकेंड में दे रखी हो, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट, राइट। और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें कि आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी ताकि आप अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को भेजें और वो ऑर्बिट करने लग पड़े, सो दैट इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। वो आपके पास है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो होप आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ये आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें सो दिस इज इक्वल्स टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इन दोनों में रिलेशन क्या है। जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है ये आपके पास होती है √2gr। रिलेशन भी ध्यान में रखना, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gr, वेयर एज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √gr। तो दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स है किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। सो यहां से अगर हम ऑप्शन में जाएं, सो वी हैव ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन विच स्टेट escape velocity is √2 times of orbital velocity. So option B is the right answer. ठीक है, next we have the periodic time of a communication satellite is। सबसे पहले communication satellites होती कौन सी हैं? So देखो, हम दो तरीके की सैटेलाइट्स बेसिकली देखते हैं। एक आपके पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड दूसरी आपके पास होती हैं पोलार सैटेलाइट्स। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इन्हें जियो स्टेशनरी क्यों बोला जाता है?
नाम से हमें लगेगा ये आपके पास जियो वर्ड यूज होता है अर्थ के लिए, स्टेशनरी मतलब ये अर्थ के विद रिस्पेक्ट में रुकी हुई होंगी, नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपकी मूव कर रही हैं, बिकॉज सैटेलाइट इज दैट बॉडी जो कि आपके प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तो ये रुकी कैसी हो सकती हैं? ये बेसिकली रुकी नहीं होती। जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ये आपके अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, बट सेम पीरियड में मूव करती हैं जितने पीरियड के साथ आपकी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, और साथ के साथ जो डायरेक्शन आपकी अर्थ की रोटेशन की है वही डायरेक्शन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की रोटेशन की भी है। इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें ये लगता है कि ये रुकी हुई हैं, क्योंकि अर्थ भी जब रोटेट करेगी, मान लो ये आपकी क्या है, सैटेलाइट है और ये आपकी अर्थ है, सो जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है आपकी सैटेलाइट भी मूव कर रही है, सो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लगता है कि ये रुकी हुई है, बट ये रुकी हुई नहीं होती, बिकॉज ये आपके पास सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, इस वजह से हमें ये लगती हैं कि रुकी हुई हैं। सो ऐसी सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और यही आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी होती हैं। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं इनका जो पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, विच इज 24 आवर। तो आपके पास यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था, द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, ये आपके पास कितना होगा, 24 आवर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, इसका आंसर होगा आपके पास 24 आवर। अब अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कितनी हाइट पे होती हैं, सो इनकी हाइट अगर आपसे पूछी जाए तो दिस इज 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होती हैं आपके पास। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस डायरेक्शन में आपके पास मूव करती हैं, सो इनकी जो आपके पास सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन आएगी दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो ये आपकी मूव करती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, राइट। तो ये आपके पास इसका आंसर है 24 आवर्स। सेकेंड, आपके पास जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होंगी, ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना। लाइक अगर हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग, जीपीएस सिस्टम, तो वो आपकी सारी पोलर सैटेलाइट्स में अंडर आता है। ठीक है, तो उस चीज को भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स इज द, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, क्या ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्या ये शॉर्ट रेंज की फोर्स है, या फिर ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। सो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी वीकेस्ट फोर्स होती है। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो आपके पास नेचर में है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपकी फोर्स एक लॉन्ग रेंज की फोर्स है, और अगर हम बात करें सो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी एक सेंट्रल फोर्स है। इसमें जो आपके एक्सचेंजिंग पार्टिकल्स होते हैं ये ग्रेविटोन्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपके पास हमेशा अट्रैक्शन देखने को मिलती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स विच इज अ काइंड ऑफ वीकेस्ट फोर्स, और ये एक सेंट्रल फोर्स के साथ साथ लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी क्या है, एक वीकेस्ट फोर्स, की आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, अब देखो जैसे आप पढ़ते हैं कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका रिलेशन देखें तो ये आपके पास होगा। सो फोर्स जो है ये किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगी, है ना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है। सो अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है, इफ इट मीन्स दो पर्सन जो आपके पास हैं, कोई जो आपस में मतलब थोड़ी दूरी पे भी हैं, इनके बीच में भी तो ये फोर्स लगनी चाहिए। ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू फील दैट फोर्स। वाई? बिकॉज ये फोर्स कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, और डिस्टेंस के साथ ये इनवर्स स्क्वायर के रिलेशन में है। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हम अगर पास में है तो हमारे बीच का तो डिस्टेंस ही बहुत कम है, तो हम क्या देखेंगे कि हमें फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लग रही है, हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो फोर्स लग भी रही है। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली आपको देखने को मिलती है मासेस के साथ, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है, तो ये वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जहां पे बॉडीज का जो मास है वो बहुत ज्यादा होगा, लाइक सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट, अर्थ, वहां पे ये जो फोर्स है वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। सो अगर बॉडीज का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स होगी। सो फोर्स ऐसा नहीं है कि बाकी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं लग रही, वी पीपल आर नॉट इवन एबल टू फील दैट, क्योंकि वो वहां पे बहुत ज्यादा वीकेस्ट शो होती है, क्योंकि मास हमारा उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी एक वीकेस्ट फोर्स है अमंग ऑल द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। और वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन चारों फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ जी इज 0। जी आपके पास है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू जो है ये 0 कहां पे होती है? एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के सबसे टॉप पे, एट 20 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से डाउन जाते हैं तब, एट 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के 20 किलोमीटर सरफेस के ऊपर, या फिर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो याद रखना जी की वैल्यू 0 होती है कहां पे? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में आपकी जो जी की वैल्यू होगी ये 0 होती है। अब देखो सेंटर पे तो वैल्यू 0 हो गई, मान लो ये आपके पास अर्थ है, ये है सेंटर, सेंटर पे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। ऑन द सरफेस कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर डेप्थ की तरफ जाएंगे तो आपके जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, चाहे आप एल्टीट्यूड की तरफ जाओ चाहे आप डेप्थ की तरफ जाओ, वैल्यू होती है बट ये वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये चीज भी साथ में ध्यान में रखना। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, केपलर सेकेंड लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो केपलर का सेकेंड लॉ है ये किसका कंसिक्वेंस है? नाउ सी, अगर हम केपलर लॉज की बात करें तो केपलर के जो लॉ हैं ये बेसिकली किसकी जानकारी देते हैं हमें? प्लैनेटरी मोशन की। प्लैनेटरी मोशन मतलब प्लैनेट्स जो हैं ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में हमें पता लगता है केपलर के लॉज के थ्रू। केपलर हैज गिवन द 3 लॉज, 3 लॉ दिए थे, केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये 3 लॉ हमारे पास हैं। वेयर एज केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, अगर हम केपलर के फर्स्ट लॉ की बात करें सो यहाँ पे दैट इज नॉट द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये हमें बेसिकली बताना है कि किसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपके पास आता है। बेसिकली अगर हम केपलर का फर्स्ट लॉ पढ़ें तो ये हमें बताता है कि एवरी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई, और ये मूव करता है किस ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो पहले लॉ में बात की जाती है ऑर्बिट की, कि कोई भी प्लैनेट जो है वो किस तरीके से कौन से ऑर्बिट में मूव करता है। इसलिए जो केपलर का फर्स्ट लॉ है दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ से हमें पता लगता है कि प्लैनेट्स का जो मोशन है अराउंड द सन वो कैसा है आपके पास? अराउंड द सन आपके पास प्लैनेट का मोशन है एलिप्टिकल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई केपलर का फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ आपको क्या बताता है? ईच प्लैनेट स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे जो आपके पास एरियल वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, ईच प्लैनेट स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे आपका हमने कहीं कंसीडर किया कि ये आपके पास सन है, ये प्लैनेट जो है ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम प्लैनेट की मूवमेंट देखें तो ये इट विल स्वैप सम एरिया। ठीक है, ये प्लैनेट मूव करता हुआ यहां से इस पोजीशन पे आया, मान लो इसने यहां से यहां तक आने के लिए 2 घंटे का डिस्टेंस लिया। ठीक है, अब अगेन ये कुछ एक एरिया स्वैप करेगा। ठीक है, पहले आपका प्लैनेट यहां पे था, घूमता हुआ इस पोजीशन पे आया तो इसने कुछ एक एरिया स्वैप किया। ये आपका सन है और ये आपका प्लैनेट है जो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ये प्लैनेट यहां से घूमता हुआ इस पोजीशन पे आया, यहां से फिर ये इस पोजीशन पे गया, मान लेते यहां पे भी इसे 2 घंटे ही लगे। सो ये अगर हम देखें तो यहां पे भी कुछ एरिया बनेगा। सो अगर आपका प्लैनेट का टाइम इंटरवल बराबर है, लाइक यहां से यहां आने में अगर इसे 2 घंटे लगे थे और इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए भी अगर इसे 2 घंटे लग रहे हैं, सो इट विल स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट केपलर का सेकंड लॉ स्टेट्स। ठीक है, तो जब आपके पास प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस दौरान अगर समय बराबर लगता है उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम उसका एरिया लेते हैं सो वो आपके पास बराबर होगा अगर समय बराबर लग रहा है। जैसे मान लो अब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, यहां से यहां पहुंचने के लिए इसे 3 घंटे लग गए। अब ये जो एरिया होगा ये इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि समय बराबर नहीं है।
यहां से यहां आने के लिए से 2 घंटे लगे थे, यहां से यहां आने के लिए भी 2 घंटे लगे. सो द एरिया स्वेप्ट इन दिस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू द एरिया स्वेप्ट इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ, मींस एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चीज भी याद रखनी है. और ये किसके बराबर है? सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो केपलर का जो सेकंड लॉ है दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. केपलर का सेकंड लॉ के केस में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये याद रखना. दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है. केपलर का सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया, क्योंकि हम एरियल वेलोसिटी की बात करते हैं ना. जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट लॉ किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से. सेकंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड, क्योंकि यहां पे हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, विच इज टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, जो समय लगता है उसका जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. क्योंकि ये एलिप्टिकल पाथ है ना, तो एलिप्स में आपको पता है ये आपकी क्या है? मेजर एक्सिस. ये आपकी क्या होगी? माइनर एक्सिस. सेमी मेजर कितनी होगी? इतनी. सो इसके क्यूब के बराबर इसका समय लगता है. सो केपलर फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट. केपलर सेकंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया, विच इज ऑल्सो द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. केपलर थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड के बारे में बात की जाती है. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21. द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द पोलर सैटेलाइट. एंगल कितना होता है आपका अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन और जो आपकी पोलर सैटेलाइट है, ये इस तरीके से मूव करती है. सो इनमें अगर हम एंगल देखें तो आपके पास कितना होता है? 90 डिग्री. ये आपको याद रखना है. एंगल कितना है? इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ पोलर सैटेलाइट इज 90 डिग्री. बट यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ एंगल होता है 0 डिग्री का. ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन को. अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन का एंगल पूछा जाए तो 0 डिग्री. पोलर सैटेलाइट्स का अगर पूछा जाए इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन का एंगल देन दैट इज 90 डिग्री. सो यहाँ पे हमें पोलर सैटेलाइट का पूछा गया है. सो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास एक्यूरेट होगा. नेक्स्ट वी हैव एस्केप वेलोसिटी ऑफ कैट ऑफ मास m इज v. कैट का मास है m, इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है ये कितनी दे रखी है? v ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ डॉग, डॉग का मास है 2m, इसकी एस्केप वेलोसिटी हमें बतानी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ही अगेन. अब देखो याद रखना एस्केप वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करती है आपके पास डिपेंड अपॉन मास ऑफ प्लैनेट. प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि नॉट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट. सो आप ऑब्जेक्ट 5 किलो का ले लो, आप 10 किलो का ले लो, आप 15 किलो का ले लो, अगर आप उसे अर्थ से फेंक रहे हैं तो आपको सेम वेलोसिटी के साथ ही फेंकना पड़ेगा, विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तभी वो एस्केप होगा. ठीक है. सो हमने यहाँ पे देखा क्योंकि वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इट मीन्स मास चाहे 2m हो, चाहे 4m हो, चाहे 5m हो, जितनी एस्केप स्पीड एक को लगी है उतनी ही दूसरे को लगेगी. तो अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी आपको v ही देखने को मिलेगा. सो याद रखना एस्केप स्पीड प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है. नाउ व्हाट डज दैट मीन कि प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है? मतलब अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंक रहे हैं तब तो आपने पढ़ लिया कि एस्केप वेलोसिटी आपकी कितनी होती है, तो वो आपने जनरली देखा वो आपके पास कितनी है टोटल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. बट अगर हम बात करें कि हम अगर उसे भेज रहे हैं किसी और प्लेनेट से लाइक जुपिटर से, तो वो स्पीड वेरी कर जाएगी क्योंकि प्लेनेट बदल गया है. अब जुपिटर से आप चाहे कुत्ता भेजो चाहे बिल्ली भेजो, अगर आप सेम प्लेनेट से भेज रहे हैं तब भी उसकी जो एस्केप स्पीड है वो सेम रहेगी. ठीक है. सो एस्केप स्पीड जो है ये मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करती है, ना कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. राइट. तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23. सो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, सो 23rd क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ g/g इज. नाउ कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो आपके पास यूनिट होंगे ये हम कहां से डेराइव करते हैं? F इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर.
सो कैपिटल जी के आपके पास क्या आएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। न्यूटन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, न्यूटन फोर्स की यूनिट है मास इंटू एक्सलरेशन, सो मास किलोग्राम, एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। सो ये आपके पास किसके आए, कैपिटल जी के यूनिट आए। अब अगर हम स्मॉल जी के यूनिट देखें तो स्मॉल जी आपके पास किसके बराबर होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, सो आई नीड टू डिवाइड दिस विद मीटर सेकेंड माइनस 2। सो ये गेटिंग कैंसल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। सो अगर हम देखें, अगर मैं इसके रिलेशन आपके पास डिराइव करूं तो ये किसके बराबर आएंगे मेरे पास, मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आएंगे मीटर स्क्वायर kg माइनस 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, ओके सॉरी, ये माइनस 2 है तो ये आपके पास 1 भी है ना, माइनस 2 प्लस 1, तो ये आपके पास बनेगा मीटर स्क्वायर kg माइनस 1, है ना। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, मीटर स्क्वायर kg माइनस 1। आपके पास ऑप्शन सी जो है ये आपके पास एक्यूरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो नेक्स्ट वी हैव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड एवरीवेयर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका कहां पे वैलिड है, हर जगह पे, बिकॉज हम पढ़ते हैं ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, इट मीन्स इट इज वैलिड एवरीवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है ओनली ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, ओनली ऑन द साइज ऑफ द प्लैनेट, बोथ द मास एंड द साइज ऑफ द प्लैनेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें ये पूछा गया है किसके ऊपर आपकी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है। सो देखो, जो आपकी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये आपकी मास पे भी डिपेंड करती है और साइज ऑफ द प्लेनेट पे भी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ g विल बी मैक्सिमम एट। अब आपसे पूछा गया है जो g की वैल्यू है ये आपको मैक्सिमम कहां पे देखने को मिलेगी। इज इट मैक्सिमम एट माउंट एवरेस्ट, इज इट मैक्सिमम एट पोल्स ऑफ द अर्थ, इज इट मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर इक्वेटोरियल लाइन। तो सेंटर पे तो हमें पता है ये कितनी हो जाती है आपकी 0। हाइट पे जाएंगे तो ये डिक्रीज करती हुई दिखती है हमें, है ना। माउंट एवरेस्ट मतलब हाइट पे जा रहे हैं तो ये आपकी डिक्रीज करेगी। अब आपके पास आया पोल्स ऑफ द अर्थ या फिर इक्वेटोरियल लाइन। सो अगर हम देखें, सो आपके पास इक्वेटर और पोल पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से आपको चेंज करती हुई दिखेगी। सो पोल्स पे जो आपकी वैल्यू होती है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो g ही होती है, ठीक है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पोल्स पे आपको कितनी देखने को मिलेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेयर एज इक्वेटर पे आपकी जो वैल्यू है ये किस तरह वेरी करती है। सो दिस इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। सो इस रिलेशन के साथ आपकी इक्वेटर पे जो वैल्यू है ये चेंज करती है। अब देखो g में से कुछ फैक्टर माइनस होगा, इट मींस आपके पास इक्वेटर पे वैल्यू कम होगी। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो मैक्सिमम वैल्यू आपकी होती है पोल्स ऑफ द अर्थ के ऊपर। पोल्स पे आपको सबसे ज्यादा वैल्यू जो है ये देखने को मिलती है, विच इज इक्वल्स टू g, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट वी हैव there is no atmosphere on the moon because मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता है क्योंकि it is closer to the earth, it revolves around the earth, it gets light from the sun, या फिर the escape velocity of the gas molecule is less than their root mean square velocity। so ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है किसी भी प्लेनेट पे अगर एटमॉस्फेयर होगा तो वो क्यों प्रेजेंट होता है, उसकी क्या कंडीशन है। इट मीन्स वहां की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो वहां के गैस मॉलिक्यूल्स की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज मोर देन देयर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर वहां के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, किससे, उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से,
तब उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, उस पर्टिकुलर प्लेनेट में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा। जबकि यहां पे पूछा गया था कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो कम है, किससे, उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। सो ये आपको डायरेक्टली भी याद रखना है कि किसी भी जगह पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो चीज हमने यहां से कवर की। नेक्स्ट है आपके पास द वेट ऑफ अ बॉडी वुड नॉट बी जीरो। जो बॉडी का वेट है ये जीरो नहीं होगा, कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमें पता है एट द सेंटर वेट आपके पास जीरो के बराबर होता है, क्योंकि W किसके बराबर है, mg के बराबर है। g की वैल्यू जीरो होगी तो वेट जीरो हो जाएगा। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, जब भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है, इट मीन्स दैट इज इन द केस ऑफ वेटलेसनेस। सो अगर वेटलेसनेस की कंडीशन है तो W जीरो होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। इन इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इंटरप्लेनेटरी स्पेस आपके पास वो रीजन है विच इज इन बिटवीन द प्लैनेट्स, जो कि आपके पास प्लैनेट्स के बीच में स्पेस अकर है, स्पेस मौजूद है, उसे हम बोलते हैं इंटरप्लेनेटरी स्पेस। इंटरप्लेनेटरी स्पेस के बीच में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करती है, बट बॉडी का वेट जो है ये जीरो होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर कभी भी बॉडी का वेट जीरो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। और ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास है। नेक्स्ट वी हैव द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड। वो हेवनली बॉडी जो अपने प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अभी हमने पढ़ा जब हमने सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी किया, मैनमेड सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, तो वो बेसिकली हमने देखा वो क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो हेवनली बॉडी जो रिवॉल्व करती है अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट, अपने प्लैनेट के अराउंड, उसे हम क्या बोलते हैं। इज इट अ स्टार, इज इट अ कॉन्स्टिलेशन, इज इट अ सैटेलाइट, इज इट अ एस्ट्रॉइड। तो ये क्या है आपके पास, सैटेलाइट। सैटेलाइट आपकी दो तरीके की हो सकती है, ये नेचुरल भी हो सकती है और ये आपके पास मैनमेड भी हो सकती है। ठीक है, मैनमेड में हमने दो देख ली, जियोस्टेशनरी एंड पोलार। और अगर अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो इट हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट विच इज मून। ठीक है, तो ये आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वी हैव द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, होप आपने अच्छे से लेक्चर सुना होगा। तो इसका अगर हम देखें तो आपके पास जो सेंस ऑफ रोटेशन होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी ये, जिस डायरेक्शन में आपका अर्थ रोटेट करती है, तो वो आपके पास है वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां पे भी आपके पास क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट वी हैव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होती है आपके पास। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑलरेडी हमने स्टडी भी कर लिया है, तो ये आपके पास डायरेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मेजर करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है ये कितना है आपके पास, 10 न्यूटन्स के बराबर होता है। व्हाट वुड बी इट वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जब हम इसे सरफेस ऑफ मून पे मेजर करेंगे तब ये कितना होगा। देखो अगर मास बोला होता तो मास आपका कांस्टेंट रहता, बट क्योंकि वेट बोला गया है सो हमें पता है अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑन द अर्थ। सो यहां पे देखें अर्थ पे आपका वेट है 10, सो इसका 1/6 कर देंगे, दिस विल कम आउट टू बी 1.67 न्यूटन। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास सही होगा, 1.67 न्यूटन। सो ये भी अगेन आपका प्रीवियस ईयर है। सी जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो ऑलरेडी हमने कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास है a body is tied with a string and is given a circular motion with velocity v।
and radius r. The magnitude of acceleration is. Now again हमने ऑलरेडी पढ़ा है फोर्स किसके बराबर है, mv² डिवाइडेड बाय r. क्योंकि रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो इतनी फोर्स होगी. अब यहाँ पे देखें तो ये मास और ये एक्सलरेशन. सो एक्सलरेशन कितनी है, v² डिवाइडेड बाय r. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, विच इज v² डिवाइडेड बाय r. तो ये किसके बराबर है, v² डिवाइडेड बाय r के बराबर. नेक्स्ट है आपके पास the escape velocity for a body projected vertically upward from the surface of the earth is 11.2. This is kilometer per second. If the body is projected at an angle of 45 degree with the vertical, the escape velocity of the body will be. आप क्वेश्चन में बोला गया है जब आप एक ऑब्जेक्ट को धरती के सरफेस से ऊपर की तरफ भेजते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो एस्केप वेलोसिटी है ये कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अब बोला उसी बॉडी को आप 45 डिग्री के एंगल के साथ अगर ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो बताइए एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी. सो देखो जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट रहती है टू द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. जिस मर्जी एंगल के साथ भेजो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही रहेगी अर्थ के ऊपर जितनी होती है, जो कि है आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो आपके पास एंगल 45 हो, 60 हो, 90 हो, डजेंट मैटर बिकॉज एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट टू द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर होगा दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. एंड नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. सी हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया है जिसमें हम क्या कर रहे थे, रेशो फाइंड आउट की थी. बेसिकली हमने किसकी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की. वहां पे वी हैव यूज्ड द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है कि बताइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है. सो दिस इज योर होम टास्क. इसका आंसर प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना समझ में आया है और इसका आंसर प्लीज उसमें कीजिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 35 आपका होम टास्क है, आप इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में. सो होपफुली आज के जो कंसेप्ट्स हमने कवर किए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू सो मच.